स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने दी सोरेन को अनुमति। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं हेमंत सोरेन। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में लेकिन हिस्सा ले पाएंगे सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और उसमें शामिल हो सकते हैं हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने ये अनुमति दे दी है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपई सोरेन नए सीएम की शपथ ले चुके हैं और विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में लेकिन हिस्सा ले पाएंगे हेमंत सोरेन, ये कहा जा रहा है। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से ये अनुमति हेमंत सोरेन को दे दी गई है कि वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। जमीन घोटाला मामले में लगातार उन पर कार्रवाई चल रही थी और अब कहा यह जा रहा है पीएमएलए कोर्ट की तरफ से कि सोरेन फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। विधानसभा का फ्लोर टेस्ट और इसमें हिस्सा ले सकेंगे हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है हेमंत सोरेन की विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में, लेकिन उसके बाद भी वो हिस्सा ले सकते हैं। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से उन्हें यह अनुमति दे दी गई है कि हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट की तरफ से राहत कह सकते हैं, क्योंकि अनुमति दी जा रही है फ्लोर टेस्ट में वो हिस्सा ले सकते हैं। विधानसभा का फ्लोर टेस्ट जो कि होगा और इसमें हेमंत सोरेन हिस्सा ले सकते हैं। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से सोरेन को यह अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत, ये अनुमति। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे हेमंत सोरेन। तो पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को यह अनुमति दे दी है कि वो विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है हेमंत सोरेन की, लेकिन विधानसभा का जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें शामिल हो सकते हैं हेमंत सोरेन, ये कहा जा रहा है। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को यह अनुमति दी है। और वहीं हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप गिरफ्तार। 5 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। जमीन घोटाले में है सोरेन के सहयोगी। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन घोटाले में सोरेन का सहयोगी माना जा रहा है। 5 फरवरी को मामले की सुनवाई होनी है। जमीन घोटाले में सोरेन के सहयोगी की गिरफ्तारी, ये बड़ी खबर। हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप की गिरफ्तारी 5 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। भानु प्रताप की गिरफ्तारी कर ली गई है। जमीन घोटाले में सोरेन का सहयोगी माना जा रहा है भानु प्रताप को, और हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन घोटाले में सोरेन के सहयोगी के तौर पर नाम आया था 5 फरवरी को। अब इस मामले की सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर। जमीन घोटाले में सोरेन के सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगी भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन के सहयोगी बताए जा रहे हैं भानु प्रताप, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है 5 फरवरी को। अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जमीन घोटाले में सोरेन के सहयोगी तो भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है और अब 5 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है। और एक और बड़ी खबर, जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल पर निशाना साधा। राज्यपाल हमारे साथ कर रहे हैं सौतेला व्यवहार, ये कहा है उन्होंने। और इस वक्त राज्यपाल पर निशाना साधते हुए वो नजर आए और सौतेले व्यवहार का आरोप लगा दिया है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल पर तंज कसा है। राज्यपाल हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो जेएमएम के नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने राज्यपाल पर ही तंज कस दिया और कहा है कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं राज्यपाल हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से राज्यपाल पर तंज कसा गया है और कहा है कि राज्यपाल हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो जेएमएम नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने राज्यपाल पर तंज कसा है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधा। कोई प्लान बनाए, जिस प्रकार का लॉकडाउन किया गया कोरोना काल में, उस वक्त में लोगों ने देख लिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है,
हेमंत है तो जीवन है, हेमंत है तो जीविका है। आप हमको बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो राज्यपाल का तर्क क्या होता है? संत कबीर नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। संत कबीर नगर को विकास की सौगात मिली है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। संत कबीर के चमत्कार से लाभ मिला है, सीएम ने कहा। संत कबीर नगर दौरे पर सीएम योगी ने कबीर मगहर महोत्सव के समापन में 359 करोड़ की 114 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मछुआरों के लिए मछली पालन एक प्रमुख केंद्र बन सके, इसके लिए बखीरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। यहां आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए मैंने प्रशासन से जमीन चिन्हित करने के लिए कहा है। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। संत कबीर नगर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत कबीर के चमत्कार से लाभ मिला, सीएम योगी ने इस बात का जिक्र किया। संत कबीर नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर कई सौगातें दी गई हैं। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहां की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया है। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहां बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं वैसे ही यहां पर भी होती हैं। पानी यहां का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहां की पहचान है, इस जनपद की पहचान है और जनपद का नामकरण भी इसीलिए संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में इस जनपद को हम सब जानते हैं। इस अवसर पर पूरे संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। फोन से एलके आडवाणी को उन्होंने बधाई दी, भारत के विकास में उनके बड़े योगदान का जिक्र किया। आडवाणी जी ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया है। आडवाणी जी सम्मानित नेताओं में से एक है। आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। देश के सपूत आडवाणी जी को भारत रत्न। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही और फोन से एलके आडवाणी को उन्होंने बधाई भी दी है। भारत के विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। आडवाणी जी ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया है और किस तरह से उन्होंने बड़े आंदोलन किए हैं उनको जिक्र भी उन्होंने किया। आडवाणी जी सम्मानित नेताओं में से एक हैं। आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। तो फोन से एलके आडवाणी को बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी ने और एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। बेहद खुशी का ये पल है उनके लिए भी। और ये देखिए किस तरह से फूलों का गुलदस्ता देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं एलके आडवाणी जी और जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज देश ने अपने एक महान सपूत
पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद कि बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। इस काम के लिए आडवाणी जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं और लगातार उन्होंने पूरा जीवन लगाया है लोगों के लिए संघर्ष में, तो ऐसे लोगों का सम्मान तो होना ही चाहिए। यह काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है, बहुत ही अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम है। और वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पेश किया गया। इसके अलावा कैबिनेट में आबकारी नीति, वन पंचायत नियमावली समेत कुछ विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा हुई है। वहीं कैबिनेट में पास होने के बाद समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि आम जनता के साथ साथ साधु संतों ने भी सीएम धामी के इस प्रयास को सराहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी मौजूद रहे। और आइए आपको सुनवाते हैं यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने आखिर अब तक क्या कुछ कहा है। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं, उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है। 6 तारीख को वो विधानसभा में आएगा। देश का पहला राज्य बनेगा जहाँ यूसीसी एक कानून के रूप में लागू होके और ये एक मार्गदर्शक बनेगा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए। इसके लिए मैं पूरी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। साधुओं का खूब खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसीसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी, यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है और एक महिला जो जज थी। तो ये एक अच्छा प्रयास है। समरसता समाज में आनी चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार संविधान के तहत नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को समान एक व्यवहार होना चाहिए। तो उसका प्रयास उत्तराखंड जैसे एक छोटे राज्य ने किया जो देश के लिए एक नजीर बनेगा। और आपको बता दें कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश और एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा अब हो रही है और उत्तराखंड राज्य बनेगा जहां पर ये लागू हो रहा है। इसके तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि कैसे कैसे यहाँ पर जो नियम है वो लागू होंगे। तो जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं, किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं है। यानी एक ही कानून है, एक देश और एक कानून के तहत ही यहाँ पर सभी को रहना होगा। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। विवाह, तलाक, गोद लेना और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होगा। पहले जो धर्म के हिसाब से नियम थे वो अब नहीं होंगे। उत्तराखंड में जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता यहाँ पर दर्शाई जाएगी। यानी कि उत्तराखंड में जो भी यहाँ पर लोग रहेंगे उनके लिए ये लागू हो जाएगा। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वो अपने धर्म के अनुसार अपना कोई कानून नहीं बना सकते हैं। यूसीसी लागू हो जाएगा और इसी कानून के तहत सभी को इसका पालन करना होगा। यानी किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम यहाँ पर नहीं होंगे।
और वहीं आपको बता देते हैं कि यूसीसी अगर लागू होगा तब क्या होगा, उस कानून को हम आपको समझाते हैं। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। तो अब तक जो कानून थे वो नहीं चलेंगे, एक ही कानून होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। पहले शरीयत का जो कानून था उसमें नियम कुछ और थे, लेकिन अब ऐसा उत्तराखंड में नहीं होगा जब ये कानून लागू हो जाएगा। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता है, यानी अब ये कानून जो नया बनेगा उसी के हिसाब से जायदाद प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक मान्यताएं जैसी है वो वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन हाँ जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होगा। जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई कानून है, धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। तो ये यूसीसी लागू होने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बदलेगी। वहीं चुनावी पैतरा से कहा जा रहा है यूसीसी को बीजेपी के घोषणा पत्र में जगह दी गई है। तो चुनावी पैतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहले कहा जा रहा था यूसीसी लागू करेंगे और ये अब बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी का बड़ा चुनावी वादा है यूसीसी, जिसे उत्तराखंड में लागू करने की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। तो चुनावी पैतरा भी इसे माना जा रहा है एक तरह से। यूसीसी के समर्थन में ज्यादातर मतदाता हैं, यानी सब चाहते हैं एक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए। हालांकि अब उत्तराखंड में ये साकार होता हुआ दिख रहा है, विधेयक बन जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में इसका असर देखा जाएगा। तो चुनावी पैतरे के तौर पर हम इसे समझ रहे हैं। असम की बात होगी, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे जो राज्य हैं वहां पर इसका असर होगा। यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं में तलाक का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब इसके तहत कोई भी तलाक आप बिना कानून के नहीं ले सकते हैं, यानी धर्म के हिसाब से नहीं ले पाएंगे। यूसीसी को बीजेपी के घोषणा पत्र में जगह दी जा रही है। तो एक तरह से ये चुनावी पैतरा माना जा रहा है जो कि बीजेपी की तरफ से चला जा रहा है और इस घोषणा पत्र में एक बड़ी जगह दी जा रही है। बीजेपी का बड़ा चुनावी वादा है यूसीसी, यानी लगातार यूसीसी को लेकर बीजेपी बात कर रही थी और अब उत्तराखंड में जब ये विधेयक बन जाएगा और ये लागू होगा तो ये जो नियम होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। यूसीसी के समर्थन में ज्यादातर मतदाता हैं और ये तमाम जो कानून है वो सबके लिए अब एक समान होगा, यानी कि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सब यहाँ पर नहीं होगा। और वहीं यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू हो गई है। कल जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से फ्लाई बिग कंपनी का 19 सीटर विमान 10 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा। विमान से पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। यात्रियों का कहना है कि 15 घंटे का सफर अब 1 घंटे में पूरा हो रहा है। साथ ही यात्रियों ने सरकार का आभार भी जताया। कल सुबह करीब 10:30 बजे 10 यात्रियों को लेकर फ्लाई बिग कंपनी का विमान नैनी सैनी हवाई अड्डे पहुंचा और इसके बाद करीब 1:44 पर विमान पिथौरागढ़ से 14 यात्रियों को लेकर देहरादून रवाना हुआ। जो देहरादून में पढ़ते हैं पिथौरागढ़ के हमारे साथी, अगर 4-5 दिन की भी छुट्टी होती है तो हम आने जाने में 2 दिन चले जाते हैं। तो अगर ये फ्लाइट सेवा चलती रहे और जो मिनिमम कॉस्ट इसकी है इतने में ही चले तो बहुत बेटर है, और हर दिन चले तो बहुत अच्छा रहेगा हम सब स्टूडेंट्स के लिए जो देहरादून में परस्यू कर रहे हैं अपने कोर्सेज। जी सर, बहुत अच्छा लगा। सीएम जी का बहुत बहुत आभार है जो इन्होंने ये सुविधा हमें प्रोवाइड की है। बहुत अच्छा लगा हमें, जो इतना लंबा सफ़र हम करते थे 1 घंटे में पहुंच गए इधर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में कई दिनों से बर्फबारी जारी है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लगातार होती बर्फबारी जहां एक तरफ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गई है, तो वहीं स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई। वहीं टिहरी गढ़वाल सहित कई अन्य जगहों पर हिमपात जारी है। तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है, लगातार हिमपात यहां पर हो रहा है। आज और कल बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, यानी मौसम में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। देवभूमि में लगातार बर्फबारी जारी है जिसके चलते तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी बनी रहेगी, यानी राहत कोई नहीं मिलने वाली है और इसके चलते
लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल होता हुआ दिख रहा है। जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि सैलानियों के लिए ज़रूर ये अच्छी खबर हो सकता है, जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं उनके लिए ये बर्फबारी कहीं ना कहीं अच्छा मौसम का संकेत दे रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं, एक बड़ी समस्या इस बर्फबारी ने उनके लिए पैदा कर दी है। लेकिन आने वाले दिनों में भी कोई राहत नहीं है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तस्वीर जो आपका मन मोह लेगी। तस्वीर आप देख रहे हैं चमोली, पिथौरागढ़ और धनौल्टी, बद्रीनाथ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में देखिए किस तरह से जो बर्फ की चादर है वो दिख रही है। और लगभग सभी तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी हुई है। मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। चमोली, पिथौरागढ़, धनौल्टी, बद्रीनाथ और टिहरी गढ़वाल में लगभग सारी चीजें छुप गई हैं इस बर्फबारी के बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबर।